टू द चैनल। तो यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ एक मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट जो है कैसे सॉल्व करना है आपने ऑलरेडी पिछली वाली वीडियोस में देख चुके होंगे, तो मेरे साथ साथ आपको ये सॉल्व करना है ना, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को अभी यहाँ पे पॉज कर सकते हैं और इसको अटेम्प्ट कीजिए और उसके बाद जो है आप रिज्यूम कर सकते हैं, सॉल्यूशन देखें। सवाल कहता है आपसे कि ब्राइट फ्रिंज है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में व्हिच इज 1.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैटर्न। तो जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है सामने स्क्रीन पर, उस स्क्रीन के सेंटर से 1.5 सेंटीमीटर दूर बन रहा है क्या, ब्राइट फ्रिंज बन रहा है, यानी कि ये मैक्सिमा जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पॉइंट हमें मिल रहा है। स्लिट सेपरेशन इतना, वेवलेंथ है लाइट का इतना, स्क्रीन और स्लिट प्लेन और स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस जो है 1 मीटर के बराबर है। हाउ मेनी डार्क फ्रिंजेस आर बिटवीन द सेंटर एंड द ब्राइट फ्रिंज एट 1.5 सेंटीमीटर। तो जो हमें ब्राइट फ्रिंज क्वेश्चन में बताई गई है, या कह सकते हैं कि सेंटर से 1.5 सेंटीमीटर तक कितनी डार्क फ्रिंजेस जो हैं हमें मिलने वाली हैं। तो चलिए इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमारे पास पैटर्न है, ये हमारे पास स्लिट प्लेन है, ये हमारे पास स्क्रीन है, ये हमारे पास सेंटर है, y = 0 इसे कह देते हैं। यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज बन रही है और यहाँ पे y की जो वैल्यू है 1.5 सेंटीमीटर के बराबर है। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पर जो पाथ का डिफरेंस है वेव का इस पॉइंट पर, वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा के बराबर होने वाला है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस है विच इज d sin थीटा या dy by कैपिटल D, दिस मस्ट बी इक्वल टू n टाइम्स लैम्डा। तो यहां से मुझे पता चल जाता है कि कौन सा ऑर्डर का मैक्सिमा यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पे y = 1.5 सेंटीमीटर पे ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा निकाल सकता हूं कैसे, dy डिवाइडेड बाय लैम्डा कैपिटल D से। d is how much? d is 0.4 मिलीमीटर which is 4 into 10 to the power minus 1 into 10 to the power minus 3 मीटर में लिख देता हूं। 1.5 सेंटीमीटर 10 to the power minus 2। lambda is 750 nanometer, that is 750 into 10 to the power minus 9, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा कैपिटल D हमारे पास है 1 मीटर के बराबर, यहाँ रहेगा 1। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए बेटा। ये -1 -4 और -6 और ये ऊपर चला जाएगा 3 बन जाएगा, 1 2 3, ये 1.5 और 4 जो है 6 बन जाएगा। तो आपको मिलने वाला है यहाँ पे 6000 डिवाइडेड बाय 750। 0 से 0 चला गया, 15 से 150 600, तो 8 आपको मिल जाता है। n = 8 यानी कि 8th ब्राइट फ्रिंज जो है, यानी कि 8वां मैक्सिमा जो है आपको यहाँ पे मिल रहा है, 8th मैक्सिमा। अब देखिए हम ये बात जानते हैं कि पहले मिनिमा बनता है, मिनिमा के नंबर चलते हैं 1 2 3 में, उसके बाद मैक्सिमा बनता है। तो यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा है, उसके बाद फर्स्ट मिनिमा होता है, फर्स्ट मिनिमा और फिर होता है फर्स्ट मैक्सिमा। तो मैक्सिमा के नीचे जो है मिनिमा होता है, तो यहाँ पे 8th मैक्सिमा के नीचे 8th मिनिमा बन रहा होगा, और यहाँ पे फर्स्ट मिनिमा, सेकंड मिनिमा, थर्ड मिनिमा, 4th 5th 6th 7th और 8th। तो मैं कह सकता हूँ 8 ब्राइट डार्क फ्रिंजेस जो हैं हमें यहाँ पे मिल रही होंगी। तो हमारा आंसर जो है कितना आ जाएगा, 8 के बराबर हमें मिल जाता है। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 8 के बराबर। प्राइसेस बच्चों हाइक होने वाले हैं फिर से। 1 अक्टूबर से प्राइसेस बढ़ जाएंगे, अप्रोक्सीमेटली 10 to 12% प्राइसेस बढ़ जाएंगे। यानी कि अगर आप इनको सब्सक्रिप्शन के हिसाब से देखो, अगर 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको अब 56,000 में मिल रहा है, तो प्राइस हाइक होने के बाद वो आपको 62,000 के आसपास मिलेगा। ठीक है ना, ऐसे और भी है। तो जितना जल्दी हो सके आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेना है तो डिसीजन बहुत जल्दी लीजिए, बहुत जल्दी ये हाइक होने वाले हैं। ठीक है बच्चों, अब अनअकैडमी ने इतना बेहतरीन रिजल्ट दिया है बच्चों, बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन दूर हो गया कि भाई ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन कोचिंग और ऑफलाइन कोचिंग में कहीं ऑफलाइन बेटर तो नहीं है। तो बच्चों ये प्रूव हो चुका है, ऑल इंडिया रैंक अनअकैडमी से ऑल इंडिया रैंक 1 आई है। तो ये इस चीज का प्रूफ है कि आप ऑनलाइन कोचिंग पे 100% फुल ट्रस्ट कर सकते हो, और इस टाइम ऑफलाइन से मेरे हिसाब से कोई भी टीचर या कोई भी चीज एक बेटर एफिशिएंसी के साथ उस पर पढ़ा सकता है। तो बच्चों इस पे ट्रस्ट रखिए, एज सून एज पॉसिबल अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिए। ठीक है ना, आपको ये ऑफलाइन से बेटर ही प्रूव होगा। ठीक है बच्चों, चलिए यहीं पे मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू, बाय बाय। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया है कि एक वायर AB है जिसकी लेंथ √10 मीटर के बराबर है और मास 1 kg के बराबर है। मास 1 kg है, लेंथ √10 है, प्लेस्ड ऑन 2 वर्टिकल सपोर्ट्स
हैविंग रेजिस्टेंस r/2। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है r/2 के बराबर है। वायर AB इज फ्री टू मूव। ये जो वायर है दिस इज फ्री टू मूव, ये कहीं भी मूव कर सकता है, जहां भी इस पर फोर्स लगेगा उस डायरेक्शन में ये मूव करना स्टार्ट कर देगा। आगे कहते हैं कि इट इज प्लेस्ड in a uniform magnetic field of intensity under root 2 Tesla. Now switch K is closed for a small time, for a short time. एक छोटे से अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए स्विच K को क्लोज कर दिया जाता है। ये वाला स्विच जो है इसे क्लोज कर दिया जाता है। So that charge flown in this interval in the circuit is 1 coulomb, जिससे 1 coulomb के बराबर चार्ज जो है यहाँ पे फ्लो हो जाता है। Find the maximum height attained by the wire AB. तो वायर AB में AB जो है वो कितनी हाइट अटेन करेगा ये हमें कैलकुलेट करना है, और कोई भी इंडक्टिव इफेक्ट जो है वायर का वो हमें नेग्लेक्ट करना है। यानी कि जो भी यहाँ पे इंडक्शन ऑफ ईएमएफ होगा, बिकॉज यहाँ पे हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड रीजन से बाहर चला जाए तो यहाँ पे ईएमएफ डेवलप हो जाए, और तो उससे कुछ चीजें हो सकती हैं। तो कहा कि इसमें आप इंडक्शन भूल जाइए, रॉड में इंडक्शन आपको भूल जाना है, आपको बताना है कितनी मैक्सिमम हाइट ये अटेन कर सकता है। तो पहले तो दिमाग में सवाल आना चाहिए कि यार ये हाइट अटेन करेगा क्यों, ये अपनी जगह से मूव करेगा क्यों। तो इसका जवाब ये है कि यदि मैं इस सर्किट को क्लोज करता हूं तो करंट इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होगा इस तरीके से सर्किट में, और मैं कह सकता हूं एक छोटा सा करंट I के बराबर जो है वो यहाँ पे फ्लो होने वाला है। ठीक है, करंट यहाँ पे I फ्लो होगा छोटे इंटरवल के लिए। तो इस रॉड में करंट यदि I के बराबर फ्लो होता है तो मैं कह सकता हूं रॉड का जो L वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में है। रॉड का जो मैग्नेटिक फील्ड है रॉड के ऊपर वो अंदर की तरफ है। तो हम जानते हैं कि जब एक करंट कैरिंग रॉड, करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, और फोर्स का फॉर्मूला होता है IL क्रॉस B। सो L है इस तरफ, B है अंदर की तरफ, IL क्रॉस B जो है ऊपर की तरफ आ रहा है। तो एक फोर्स लगेगा इसके ऊपर ILB उस इंटरवल में जिस इंटरवल में ये करंट यहाँ पे प्रेजेंट है। करंट लेकिन बहुत छोटे टाइम के लिए प्रेजेंट है, तो ये फोर्स भी एक छोटे से टाइम के लिए यहां पर लगने वाला है। mg नीचे की तरफ लग ही रहा है, लेकिन mg लगातार लग रहा है, mg हर समय इसके साथ है, लेकिन ILB जो फोर्स है वो एक छोटे इंटरवल ऑफ टाइम के लिए है। यानी कि समझिए कि एक जर्क जो है छोटे अमाउंट के लिए फोर्स जब किसी ऑब्जेक्ट पर लगता है और उसके मोमेंटम में अप्रिशिएबल चेंज ला देता है तो ऐसे फोर्सेस को इंपल्सिव फोर्सेस कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ILB, दिस इज एन इंपल्सिव फोर्स राइट हियर, एंड mg is a non-impulsive force। तो मैं यहाँ पे छोटे से टाइम इंटरवल के लिए यहाँ पे इंपल्स की इक्वेशन लिख सकता हूँ कि इंपल्स मोमेंटम थ्योरम लिख सकता हूँ कि यहाँ पे ये था t बराबर जो है मैं मान लेता हूँ यहाँ पे t1 हो रहा था, और इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं है, इसके ऊपर मान लीजिए या फिर एक फोर्स है यहाँ पे ILB के बराबर, और इसका कोई वेलोसिटी नहीं है, कोई भी इसका वेलोसिटी नहीं है। लेकिन जैसे ही एक छोटा सा टाइम इंटरवल यहाँ पे बीतता है t is equals to t1 plus dt, t is equals to t1 plus dt, होता क्या है कि ये जो रॉड है इसके पास वेलोसिटी आ जाती है v के बराबर। ठीक है, तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में लिख सकता हूँ मैं ILB dt जो है वो किसके बराबर है, ILB dt is equals to डेल्टा p चेंज इन मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी माइनस इनिशियल मोमेंटम जो है 0 के बराबर है। तो यहाँ से आप देखिए बेटा, आप यहाँ पे I dt जो है, I dt या I डेल्टा t, इसको लिख सकते हैं कि चार्ज फ्लोन विच इज 1 कूलम के बराबर दिया हुआ है। 1 कूलम है आपके पास ये चार्ज, लेंथ जो है कितनी है √10 के बराबर है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है √2 के बराबर है, इज इक्वल टू मास इज 1 kg, वेलोसिटी इज v। तो यहाँ से आपको v की वैल्यू मिल जाती है विच इज √20 मीटर पर सेकेंड। सो √20 मीटर पर सेकेंड जो है ये इसकी वेलोसिटी इसको मिल जाती है। अब क्या होगा, ये ग्रेविटी के अंडर ग्रेविटी जो है ये मूव करने लगेगा, ये अंडर ग्रेविटी ये रॉड मूव करने लगेगी, इसके पास वेलोसिटी आ चुकी है √20 मीटर पर सेकेंड, और ये इस तरीके से मूव करेगी अंडर ग्रेविटी में। मैग्नेटिक फील्ड का अब कोई असर यहाँ पे होने नहीं वाला है, बिकॉज यहाँ पे करंट जो है अब 0 हो चुका है, चार्ज सिर्फ स्मॉल इंटरवल के लिए फ्लो हुआ था, तो अब ये जाएगा ग्रेविटी के अंदर मूव करेगा और मैक्सिमम हाइट तक ये पहुंच जाएगा Hmax तक। और Hmax का फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं काइनेमेटिक्स से, क्या होता है हमारे पास u²/2g, u²2g 20 डिवाइड बाय 20, तो 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया, 1 आपको मिल जाता है। तो 1 मीटर के बराबर ये मैक्सिमम हाइट अटेन कर सकती है रॉड। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 1। ठीक बात। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे पास है, क्वेश्चन को पॉज कर लीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, हो सकता है काफी बार आपने प्रैक्टिस किया हो ऐसा क्वेश्चन, तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है ए और बी पॉइंट के बीच में, और जो हमारे पास रेजिस्टेंस है R, इतने सारे जो नेटवर्क है
उसकी वैल्यू जो है 4 ओम के बराबर है, यानी कि हर एक रजिस्टर की जो वैल्यू है 4 ओम 4 ओम 4 ओम 4 ओम 4 4 4 4 4 4 4 के बराबर है। ठीक है जी। तो हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं क्लियरली, यहाँ पे एक सिमेट्री हमें दिख रही है, एक सिमेट्री हमें यहाँ दिख रही है। ऐसी सिमेट्री जब होती है तो हम कह सकते हैं कि जितना करंट इस वाली ब्रांच में है उतना ही करंट इसमें जा रहा होगा। यहाँ पे करंट यदि I1 के बराबर मान लूं तो यहाँ पे करंट I1 के बराबर ही पहुंच रहा होगा। सिमिलरली इसका ये जो है इसका मिरर इमेज ये है, तो जितना करंट यहाँ जाएगा I2 उतना ही करंट यहाँ पे जाएगा I2। सिमिलरली कह सकता हूं यहाँ पे करंट यदि I3 जाता है तो यहाँ पे भी करंट जाएगा I3। अब करंट I3 यहां से यहां चला गया, I2 यहां से यहां चला गया, I1 यहां से यहां चलेगा, तो ये कहेगा कि मैं क्या करूं, मैं क्या जॉब छोड़ दूं क्या? तो ये कहेंगे हम कि हाँ आप छोड़ सकते हैं अपना नौकरी, क्योंकि आपका कोई काम यहाँ पर नहीं है। ठीक, तो आप हटा सकते हैं इन दोनों रेजिस्टर्स को। तो हमारे पास क्या बन जाता है, तो इन दोनों को आप सॉरी नॉट दीज वंस, आप इनको रिमूव कर सकते हैं। तो मैं इनको रिमूव कर देता हूं, कैसे? इनके ऊपर ब्लैक इंक पेंट कर देता हूं, इनको आप हटा दीजिए, मानिए कि ये है ही नहीं। ठीक है, जब भी हमारे पास सर्किट वाले क्वेश्चंस आते हैं तो आप कोशिश करिए कि जितना कम से कम आप सर्किट को बनाएंगे उतना ही ज्यादा टाइम आपका बचने वाला है। ठीक है, तो कोशिश करिए कि हम इसमें ही काम चला सकें, अपनी ऐसे उंगलियों से इसको दबा लीजिए, है ना। तो कम से कम सर्किट डायग्राम बनाइए, इससे आपका टाइम बच सके। ठीक है, टाइम हमें और भी जगह इस्तेमाल करना है। तो ये सर्किट हमें मिल जाता है। अब चलिए इसका इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो ये R R R R 4R और 2R, ये 4R और 2R जो है आपस में कैसे हैं, पैरेलल में हैं। तो 4R पैरेलल टू 2R, इनका इक्विवेलेंट निकालने के लिए 4 into 2 डिवाइडेड बाय 4 plus 2, और यहाँ पे लास्ट में तो R आएगा ही आएगा, तो आ जाएगा आपके पास 8/6, सो 4/3, सो 4/3 R जो है आपको मिल जाता है। R की वैल्यू 4 है तो 16/3 ओम आपको मिल जाएगा। अब ये 16/3 है, इनके साथ सीरीज में R और R जुड़े हुए हैं, तो मैं इसमें 2R और जोड़ सकता हूं, इसमें 8 और जोड़ सकता हूं, तो आपको ये मिल जाएगा 24, 36, 40/3, 40/3 ओम आपको मिल जाता है यहां तक का रेजिस्टेंस। और 40/3 ये जो पूरा है ये 40/3 आ चुका है। 40/3 और 2R जो है ये पैरेलल में और लगे हुए हैं, सो 40/3 into 8 डिवाइडेड बाय 40/3 प्लस 8 आप यहाँ पे कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा 40 into 8 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय आ जाएगा आपके पास से आती है 24, 64 डिवाइडेड बाय 3। तो 3 से 3 चला गया, 8 से 8 चला गया, 8 से 5 चला गया, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 5 ओम के बराबर। आंसर क्या आ जाएगा, 5 ओम के बराबर। तो देख सकते हैं कि काफी आसान तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं यदि आपका दिमाग एकदम सही काम और कंपोज्ड हो। तो यहाँ पे सवाल आपके सामने है, पॉज कर सकते हैं इसे सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन कहता है कि सरफेसेस, ऑल द सरफेसेस आर स्मूथ, स्ट्रिंग इज लाइट एंड पुली इज फ्रिक्शनलेस, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट्स। करेक्ट स्टेटमेंट जो है आपको मार्क करने हैं। एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक A is 1 meter per second square. Acceleration of block A and B will be same. Acceleration of block C is 0. Tension in the string between the pulley and the ball is 10 Newton. तो हमें एक्सेलरेशंस निकालने हैं एक तो इन तीनों ब्लॉक्स के, और टेंशन बतानी है स्ट्रिंग्स में कितनी होंगी। सारे के सारे सरफेस जो हैं वो स्मूथ हैं, फ्रिक्शन जो है बिल्कुल नहीं है। तो आप ये देखिए बेटा कि हम खींच रहे हैं इस वाले ब्लॉक को, और उससे बंधी है रस्सी, तो हम रस्सी को खींच रहे हैं। रस्सी से बंधा हुआ ये ब्लॉक, तो हम इसको खींच रहे हैं। तो फोर्स ब्लॉक बी पर लग रहा है, ब्लॉक ए पर लग रहा है, सी पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है इस डायरेक्शन में, बिकॉज फ्रिक्शन लगता बी और सी के बीच में यदि होता तो, लेकिन कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो ये सी ब्लॉक जो है इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं होगा। तो मैं कह सकता हूं कि इस इंस्टेंट पर जो सी वाला ब्लॉक है वो मूव नहीं करेगा, ये एज इट इज यहीं रहेगा। बी और ए जो है इसके नीचे से स्लाइड होके निकल जाएंगे, लेकिन ये सी जो है यहीं पर रहने वाला है। इस इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, इस इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, जो इंस्टेंट आपको दिखाया हुआ है सिर्फ इंस्टेंट की बात कर रहे हैं ना। उसके बाद तो ऑफ कोर्स ये जब निकल जाएगा नीचे तो ये गिर जाएगा, इधर उधर गिर जाएगा, टकरा सकता है एज से, लेकिन हम उस वहां की बात नहीं कर रहे हैं, हम इस इंस्टेंट पे बात कर रहे हैं। तो सी का एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, ये बात क्लियर है सबको। बी की बात करें, बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। इसका मास है 5 kg, यहाँ पे टेंशन लग रहा है T, इसका एक्सेलरेशन होगा इस डायरेक्शन में A, बिकॉज फोर्स इस तरफ ही लग रहा है। और यहाँ पे है हमारे पास 10 kg का ब्लॉक, और यहाँ पे टेंशन है हमारे पास T, और यहाँ पे फोर्स लग रहा है 15 के बराबर, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है A के बराबर। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा T is equals to 5 into A के बराबर, इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ पे आपको मिलेगा 15 minus T is equals to 10 into A, इक्वेशन नंबर 2।
तो यहां से देखिए t इज इक्वल टू 5a, यहां पे मैं पुट करूंगा तो आपको मिलेगा 15 इज इक्वल टू 15a। तो यहां से a की वैल्यू आपको मिल जाती है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन जो है दोनों का बराबर होने वाला है 10 kg और 5 kg के ब्लॉक का 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैग्नीट्यूड समान है, डायरेक्शन समान नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन, यहाँ पे वेक्टर ना बताया है ना मैग्नीट्यूड बताया है, किस बारे में बात कर रहे हैं ये नहीं बताया है। तो थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है, मैं बताऊंगा क्या करना है। एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टेंशन जो है रस्सी में कितनी आ जाएगी 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो आएगा आपके पास 5 न्यूटन। ये 5 न्यूटन है, ये 5 न्यूटन है, तो इसमें आ जाएगा 10 न्यूटन। तो इसका मतलब टेंशन में जो है रस्सी में 10 न्यूटन के बराबर है। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक सी इज 0। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए एंड बी विल बी सेम। तो ये भी टिक करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, देखिए जब यहाँ पे इन्होंने वर्ड लिखा है एक्सेलरेशन और यहाँ पे लिखा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका मतलब यहाँ इन्होंने सिर्फ मैग्नीट्यूड मेंशन किया है। इसका मतलब एक्सेलरेशन का मतलब मैग्नीट्यूड से है, तो इनके मैग्नीट्यूड और बी के बराबर हैं, तो बी ऑप्शन भी सही होगा। तो यदि आप ए टिक करते हैं, जो करेंगे ये आप, तो आपको बी भी टिक करना होगा। तो ए बी सी डी हमारे आंसर यहाँ पे हमें मिल जाते हैं। ठीक बात। तो यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं सब लोग, देखिए पॉज करिए वीडियो को और इसे अटेम्प्ट कीजिए। कंसीडर द पार्टिकल P and Q both start their motion at t is equal to 0 from same point A as shown in figure। तो एक पार्टिकल है हमारे पास Q और एक हमारे पास पार्टिकल है P, दोनों A पॉइंट से अपना मोशन स्टार्ट करते हैं। पार्टिकल P moves in a straight line AA dash while Q moves in a circular path of radius 1 meter। तो Q जो है वो एक सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करता है लाइक दिस, और जो पॉइंट है हमारे पास P है पार्टिकल, वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, स्ट्रेट लाइन AA डैश में। तो एक पार्टिकल ऐसे जा रहा है और एक पार्टिकल ऐसे सर्कल में घूम रहा है। The motion of P and Q is in such a way that P and Q always lie on the same line। P और Q हमेशा एक सेम लाइन पे लाई करते हैं, which passes through center O। सेंटर O से पास करने वाली लाइन पे वो हमेशा लाई करते हैं। Particle Q is performing UCM with constant omega pi by 2, and in this case Vp is the speed of particle P and acceleration of the particle P at t is equal to 2 by 3 second। Then find Vp and AP and acceleration। तो एक्सेलरेशन आपको बताना है P पॉइंट पर, P का एक्सेलरेशन, और आपको बताना है कि इसका वेलोसिटी जो है, स्पीड जो है P का, वो कितना होगा एट t is equal to 2 by 3। इस इंस्टेंट पर हमें एक्सेलरेशन और बताना है क्या होगा, वेलोसिटी कितनी होगी, स्पीड कितनी होगी, स्पीड एंड एक्सेलरेशन। तो देखिए सवाल को आप थोड़ा सा और समझते हैं करीब से। तो ये हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है ये, और यहाँ पे एक पार्टिकल जो है ऐसे चलना स्टार्ट करता है, इस तरीके से इस लाइन पर चलना स्टार्ट करता है, और दूसरा पार्टिकल जो है Q एक सर्कल पर जो है मूव करने लगता है विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी पाई बाय 2 मीटर पर सेकेंड। तो जब ये यहाँ पे थे दोनों, तो सेंटर से जो एक लाइन आप बनाई इनको ज्वाइन करते हुए, तो इस लाइन पर ये दोनों पार्टिकल लाई करते हैं। जब ये थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो मैं कह सकता हूं यहां से एक लाइन में बनाऊंगा, तो पॉइंट P यहां पर होगा पार्टिकल, और Q पार्टिकल जो है यहां पर होगा। Q पार्टिकल जा रहा होगा ऐसे, और P पार्टिकल जो है वो जा रहा होगा ऐसे। ऐसे ही मैं आगे भी बता सकता हूं कि P जैसे ही आगे बढ़ेगा तो आप एक लाइन बनाएंगे P को ज्वाइन करने वाली, और यहां पर होगा Q, सर्कल की पेरीमीटर पर Q मूव करता है और P जो है एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। ऐसे ही सिमिलरली आप आगे भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं कि Q यहाँ पे होगा और P यहाँ पे पहुंच जाएगा, और उसके आगे भी आप ड्रॉ कर सकते हैं लाइक दिस कि P होगा यहाँ पर और Q होगा यहाँ पर। तो ये हमारे पास सिचुएशन है। तो मैं मान लेता हूं कि एट t इज इक्वल्स टू t, किसी भी एक जनरल टाइम पर मैं मान लेता हूं t इज इक्वल्स टू t पर कि पार्टिकल P यहाँ पे आ चुका है, Q यहाँ पे आ चुका है, टाइम t बराबर 0 पे यहां से अपना मोशन इन्होंने स्टार्ट किया था। तो ये जो एंगल है कितना आ चुका होगा, ओमेगा t के बराबर। ये एंगल होगा थीटा की वैल्यू मान लेता हूं, इसको थीटा मान लेता हूं, ये ओमेगा t के बराबर होने वाला है, ये वाला एंगल जो यहां से ट्रेवल किया है। अब क्या है जी, ये जो डिस्टेंस है ये मैं कह सकता हूं x के बराबर होने वाली है, और x इज इक्वल टू vt आप लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू vt लिख सकते हैं। क्या ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है कि नहीं पता, तो हम ऐसा नहीं लिख पाएंगे। तो मैं इसको सिर्फ x के बराबर लिखने वाला हूं, बिकॉज स्पीड यूनिफॉर्म है या नहीं ये नहीं पता है, तो मैं x की वैल्यू vt नहीं लिख सकता, लेकिन मैं dx की वैल्यू vdt लिख सकता था। अब ये हमारे पास डिस्टेंस है रेडियस r के बराबर, और ये हमारे पास है x के बराबर।
ये हमारे पास है थीटा के बराबर। तो मैं इन तीनों में रिलेशन जो है यहाँ पे स्टेब्लिश कर सकता हूं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा x डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लिख दीजिए टेन थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू r टेन थीटा। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो आपको देखिए क्या मिलता है, dx बाई dt इज इक्वल्स टू r sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाय dt। अब डी थीटा बाय dt जो है वो थीटा के चेंज होने का रेट है विच इज ओमेगा। तो यहां से आपको मिल जाता है dx बाय dt विच इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल p। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल p है ये, और आपको ये मिल जाएगा r ओमेगा sec स्क्वायर ओमेगा t। तो जब मैं बात करता हूं यहाँ पे t इज इक्वल टू 2/3 की बात करें तो थीटा की वैल्यू मैं लिख सकता हूं ओमेगा t के बराबर पाई बाई 2 इंटू टी विच इज 2/3। तो आपको यहां से मिल जाएगा पाई बाई 3 थीटा की वैल्यू पाई बाई 3 आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। पाई बाई 3 होता है 60, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से r इज 1, दिस इज पाई बाई 2 इंटू सेक स्क्वायर 60। सेक 60 कितना होता है बेटा, 2 के बराबर होता है, तो सेक स्क्वायर करेंगे तो आपको मिल जाएगा 4। तो आपको मिल जाता है यहाँ से 2 पाई मीटर पर सेकंड। दिस इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल p की वेलोसिटी आपको यहाँ पे मिल जाती है t इज इक्वल टू 2/3। अब हमें निकालना है एक्सेलरेशन p का कितना होगा, तो आप इस वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इसको यदि डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा dvp बाई dt विच इज एक्सेलरेशन ऑफ p इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपके पास, r ओमेगा कांस्टेंट है, sec स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे सो 2 टाइम्स sec थीटा इनटू sec थीटा tan थीटा, दैट मींस sec स्क्वायर थीटा tan थीटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। थीटा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी आती है इस टाइम पर, 60 के बराबर आती है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा r जो है r ओमेगा sec स्क्वायर थीटा हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना आता है हमारे पास, r ओमेगा sec स्क्वायर थीटा इज 2 पाई, सो दिस इज 2 पाई। यहाँ पे आप लिखेंगे 2 और यहाँ पे tan 60 आपको लिखना है। tan 60 कितना होता है, रूट साइन 60 बाय cos 60, दैट मींस रूट 3। तो यहाँ से 2 4 4 पाई रूट 3 आपको मिल जाता है। 4 पाई रूट 3 इज एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल p एट t इज इक्वल टू 2/3। सो 4 पाई रूट 3 हमारे पास एक्सेलरेशन है, 4 पाई रूट 3। अच्छा यहाँ पे एक मिस्टेक हमने और कर दी है, क्या, जब हमने दोबारा डिफरेंशिएट करा है तो लास्ट में d थीटा बाई dt लिखना भूल गए हैं। तो d थीटा बाई dt ओमेगा आपको यहाँ पे और लिखना होगा, पाई बाई 2 और लिखना होगा। तो यहाँ से आपको 2 पाई स्क्वायर रूट 3 आपको मिल जाता है एक्सेलरेशन। सो 2 पाई स्क्वायर रूट 3, 2 रूट 3 पाई स्क्वायर जो है आपको एक्सेलरेशन मिल गया, और 2 पाई मीटर पर सेकंड आपको वेलोसिटी यहाँ पे मिल जाती है पॉइंट पार्टिकल की वेलोसिटी, और आपको ओमेगा एक्सेलरेशन मिल जाता है। अब कोई आपसे पूछे कि बताइए इस Q की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बताना है आपको, तो क्या होगा बेटा कि Q तो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो यहाँ पे आप r ओमेगा कर सकते हो, ठीक है। तो ये पाई बाई 2 मीटर पर सेकंड का स्पीड रहने वाला है। इसका एक्सेलरेशन कोई आपसे पूछे तो इसके पास एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा इस डायरेक्शन में, तो वो तो बता ही सकते हैं। तो एक अच्छा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये है भी, और इसको और भी मुश्किल किया जा सकता है, ठीक है, और भी चीजें पूछी जा सकती हैं। तो कर सकते हैं एक छोटा सा डिस्टेंस में आप ले सकते हैं कि ये dt टाइम में dx डिस्टेंस चलता है, ये dt टाइम में d थीटा चलता है, और उनमें भी रिलेशन आप निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से, ठीक बात। तो यहाँ पे हमारे सामने सवाल है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन कुछ कहता है आपसे कि कंसीडर द शोन अरेंजमेंट, ऑल पुलीज आर लाइट एंड स्मूथ, strings are ideal and surface is smooth. If T is the tension in the string connected to the block 2 mass of 2m and ये हमारे पास टेंशन है T, and FH is the force by the hinge on the pulley number 1, तो पुली नंबर 1 के ऊपर जो हिंज के द्वारा लगाया जाने वाला फोर्स है वो फोर्स की वैल्यू है ये FH। तो आपको बताना है टेंशन की वैल्यू कितनी है और FH की वैल्यू कितनी होने वाली है। तो कहीं भी फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये वाला जो ब्लॉक है नीचे की तरफ मूव कर रहा होगा, और ये वाला ब्लॉक जो है इस तरफ मूव कर रहा होगा, बिकॉज यहाँ पे अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पे मूवेबल पुली हमारे पास है। तो यहाँ पे आप कंस्ट्रेंट वाला जो है रिलेशन इस्तेमाल करेंगे। मान लेता हूँ यहाँ पे टेंशन जो है, मान क्या लेता हूँ, दिया हुआ है टेंशन T है यहाँ पे, तो यहाँ टेंशन T है, तो यहाँ टेंशन हो जाएगा T/2, यहाँ हो जाएगा टेंशन T/2, यहाँ हो जाएगा टेंशन T/2। तो मैं इनके एक्सेलरेशंस में रिलेशन निकाल सकता हूँ। यहाँ पे एक्सेलरेशन A2 मान लो, यहाँ पे एक्सेलरेशन A1 मान लेता हूँ। सो T इंटू A, T1 A1 और T2 A2 जो है उनको बराबर कर सकते हैं। सो T इंटू A2 बराबर मैं कर सकता हूँ T/2 इंटू A1। तो यहाँ से आपको मिल जाता है A1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स A2।
यदि इसको मैं ए नॉट मान लेता हूं तो ये A1 की वैल्यू हो जाती है ए नॉट के बराबर और ये हो जाता है हमारे पास 2 टाइम्स ए नॉट के बराबर। ठीक है, तो ये हमारे पास रिलेशन हमें मिल जाता है। दोबारा चेक कर लीजिए, यहां टेंशन T है, यहां टेंशन T/2 है। सो T इंटू एक्सेलरेशन A2 और यहां आ जाएगा आपके पास टेंशन है T/2 और एक्सेलरेशन इसका A1 है। तो A1 की वैल्यू 2 टाइम्स A2 के बराबर आ जाती है। तो यहाँ पे यदि मैं A2 को A नॉट मानता हूं तो ये 2A नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 2A नॉट होगा, ये हमारे पास A नॉट होगा। ठीक है, अब मैं लगा सकता हूं क्या, न्यूटन्स सेकंड लॉ का इस्तेमाल कर सकता हूं। यहां पे मैं लिखूंगा कि mg माइनस T/2 इज इक्वल टू m इंटू 2A नॉट, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया। यहां पे यदि मुझे लगाना है इक्वेशन ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ, तो आ जाएगा आपके पास T इज इक्वल टू 2m इंटू A नॉट, इक्वेशन नंबर 2। यहां से टेंशन की वैल्यू को यहां रख दीजिए, तो ये ma नॉट, 2ma नॉट, 3ma नॉट आपको मिल जाएगा, 3ma नॉट, और ये मिल जाएगा आपको mg। तो यहां से m कैंसिल आउट हो गया, a नॉट की वैल्यू आ जाती है आपके पास g/3 के बराबर। a नॉट की वैल्यू g/3 मिल गया, तो आप यहां से टेंशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। टेंशन कितना आ जाएगा, 2mg डिवाइडेड बाई 3। सो टेंशन हमें मिल जाता है 2mg/3। इसका मतलब ए ऑप्शन तो हमारा सही हो गया। अब इस पर फोर्स निकालना है, तो आप इस पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए बेटा। यहाँ पे टेंशन T/2, यहाँ पे टेंशन T/2, तो ये T/2 फोर्स है, इस पे T/2 फोर्स है। ये हमारे पास रिजल्टेंट इनका कितना आ जाएगा, √2 इंटू T/2, यह आ जाएगा आपके पास T/√2। अब हम जानते हैं कि पुली का मास यदि 0 है तो पुली के ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस का समेशन भी 0 होना चाहिए। तो पुली के ऊपर रस्सी की वजह से फोर्स लग रहा है T/√2, तो मैं कह सकता हूं कि इतना ही फोर्स हिंज के द्वारा लगना चाहिए T/√2 के बराबर। तो हमारा आंसर T/√2 आ जाएगा, विच इज इक्वल्स टू फोर्स एक्सर्टेड बाय हिंज। तो इसको √2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा mg डिवाइडेड बाय 3√2, mg/3√2 आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, और कैसे लिख सकते हैं इसको, कि 2mg हमारे पास टेंशन आ गया, ये टेंशन है, और हमारा आंसर होगा T/√2। सो 2mg/3√2 ये आपको मिलेगा, या फिर √2mg/3। अच्छा, ये √2mg/3 लिखेंगे, इसको 2 भी तो है यहाँ पे। ठीक है, √2mg/3 विच इज सी ऑप्शन। तो ए और सी जो है हमारे दोनों सही आ जाते हैं, ए और सी। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए पहले और पॉज कर दीजिए वीडियो को और सवाल को अटेम्प्ट कीजिए साथ में। अ कंडक्टिंग रॉड ऑफ मास m and length L is connected by 2 identical springs as shown in figure। तो हमारे पास 2 आइडियल स्प्रिंग्स हैं, आइडेंटिकल स्प्रिंग्स एज शोन इन फिगर, एक ये रही और एक ये रही। इनिशियली द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, सारे फोर्सेस का समेशन 0 है। A uniform magnetic field of magnitude B directed perpendicular to the plane of the paper outward also exists in the region. If a current I is switched on, passes from P to Q through the rod, find the further maximum elongation in the spring given mod of mg is equal to mod of BIL is equal to K। तो यहां पे क्या किया जाता है कि करंट चालू कर दिया जाता है P से Q की तरफ। इनिशियल ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में था, तो आपसे पूछा गया है कि अब इस पोजीशन से कितना मैक्सिमम एलोंगेशन इसका हो सकता है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो मैं जब इक्विलिब्रियम था तो कह सकता हूं कि इसमें एक्सटेंशन जो है x0 के बराबर था, तो इस फोर्स लग गया हमारे पास kx0 के बराबर। इसमें भी एक्सटेंशन x0 के बराबर ही होगा, बिकॉज ये आइडेंटिकल सिमेट्रिकल तरीके से रखी हुई है। तो यहाँ पे भी मैं कह सकता हूँ कि फोर्स लगेगा kx0 के बराबर, kx0 के बराबर 2kx0 के बराबर फोर्स लग रहा है ऊपर, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है लग रहा है नीचे की तरफ mg। तो मैं इन सारे फोर्सेस का समेशन 0 कर सकता हूं। 2 टाइम्स kx0 इज इक्वल टू mg, ये मेरे पास रिलेशन आ चुका है, इक्वेशन नंबर 1। आगे क्या कहते हैं कि हम स्टार्ट कर देते हैं करंट का फ्लो P से Q की तरफ। तो P से Q की तरफ करंट इसमें जाएगा, करंट की डायरेक्शन है ये, यानी कि L वेक्टर की डायरेक्शन है ये। L वेक्टर ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, तो L क्रॉस B जो है नीचे की तरफ आ रहा है। इसका मतलब फोर्स इस कंडक्टर के ऊपर, इस रॉड के ऊपर ILB के बराबर लगेगा नीचे की डायरेक्शन में। अब फोर्स कांस्टेंट है, तो ये नीचे की तरफ लग रहा है, mg भी नीचे की तरफ लग रहा है, तो ये डाउनवर्ड फोर्स अब ज्यादा हो चुका है इस सिचुएशन में। तो ये जो रॉड है नीचे की तरफ जाती जाएगी, और जैसे जैसे नीचे रॉड जाती जाएगी, स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन है बढ़ता जाएगा। एक मोमेंट ऐसा आएगा कि जहां पर
नीचे वाले जो फोर्सेस हैं और ये स्प्रिंग के फोर्सेस हैं वो बराबर हो जाएंगे, वहां हमारी नई इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी। लेकिन अभी ये रॉड रुकी नहीं होगी, रॉड उस नई इक्विलिब्रियम पोजीशन को भी पार कर चुकी होगी। तो हमें वो नई पोजीशन निकालनी है जहां पे ये रुक चुका होगा, इसका वेलोसिटी 0 हो चुका होगा, वो हमें कैलकुलेट यहाँ पे करना है। तो मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूं। यहाँ पे हमारे पास इनिशियल रॉड है और इसके ऊपर फोर्स लग रहा है सिर्फ mg के बराबर, और ऊपर की तरफ फोर्स है 2k x0 के बराबर। पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। अब जैसे ही इस पे फोर्स लगने लगता है ILB के बराबर, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स जो है वो बढ़ जाता है और ये जो रॉड है नीचे की तरफ चलने लगती है। और मैं मान लेता हूं कि ये जो रॉड है, लेट्स से कोई भी एक वेरिएबल मान लीजिए, y डिस्टेंस जो है वो नीचे चली जाती है, y डिस्टेंस ये नीचे चली जाती है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं इस पूरे कंडीशन में, इस पूरे जर्नी में, इस पूरी जर्नी में जो स्प्रिंग में एक्सटेंशन है वो हर एक समय पर अलग अलग है। तो कह सकता हूं कि स्प्रिंग का फोर्स वेरिएबल है। तो स्प्रिंग के फोर्स का यदि वर्क डन मुझे लिखना होगा तो मुझे इंटीग्रेशन की सहायता लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी 0 है और यहाँ पे भी इसका वेलोसिटी 0 है। ये मान लेता हूं कि y के बराबर हाइट जो है नीचे आ चुके हैं। तो आपको यहाँ से रिजल्ट मिलने वाला है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में चेंज 0 के बराबर है, तो टोटल वर्क डन जो है सारे फोर्सेस का 0 के बराबर आना चाहिए। ग्रेविटी के फोर्स का वर्क डन की बात करूं तो आपको मिलता है mg और ये आ जाएगा y के बराबर। यहां से लेके यहां तक वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज mgy प्लस नीचे की तरफ फोर्स है ILB इनटू y, ये वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑन दिस कंडक्टर। अब स्प्रिंग के फोर्स की बात करें, स्प्रिंग स्ट्रेच हुई है, फोर्स वर्क डन जो है वो नेगेटिव होगा, तो लिखूंगा मैं माइनस ऑफ k, और यहां पे इसका एक्सटेंशन x0 तो है ही और y हो चुका है इनटू dy। ठीक है, एक जनरल पॉइंट पे मैंने ये वर्क डन लिख दिया एक डेरिवेटिव की फॉर्म में, और इसे इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेके y तक। ठीक है, समझ गए होंगे आप तो। ये जो है समीशन पूरा 0 के बराबर है, इसको इधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा। तो आपको मिल जाएगा mgy प्लस ILBy इज इक्वल टू k x0y प्लस k, अच्छा यहाँ पे 2k लगाना चाहिए था, यहाँ पे 2k लगाना चाहिए था, तो यहाँ पे 2k आपको मिलेगा, यहाँ मिलेगा 2k y स्क्वायर बाई 2, तो ये हट जाएगा, तो k y स्क्वायर आपको मिल जाता है। तो ये रिलेशन आपको मिल जाता है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं कि y y y हर जगह से कैंसिल आउट कर देते हैं, तो आपको मिल जाता है b नॉट b mg प्लस ILB इज इक्वल टू 2k x0 और क्या मिल जाता है ky के बराबर इज इक्वल टू ky प्लस ky। तो यहाँ देख सकते हैं कि mg और 2k x0 जो है आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे बिकॉज इनकी वैल्यू जो है बराबर है। ILB आपको मिलता है इज इक्वल टू ky, y की वैल्यू मिल जाती है ILB डिवाइडेड बाय k के बराबर। और आपको सबसे लास्ट में एक हिंट और दिया हुआ है कि आपको मॉड ऑफ mg मॉड ऑफ BIL और इसकी जो वैल्यू है k के बराबर माननी है। k मतलब ये वाला k, तो आप यहाँ पे इसकी वैल्यू को k मान लीजिए, तो हमें मिल जाएगा k बाय k इज इक्वल टू 1, हमें आंसर मिल जाता है। इसका मतलब इतना अमाउंट जो है वो उस इक्विलिब्रियम पोजीशन से नीचे चला जाएगा जहां पे उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा फिर से, और उसको कह सकते हैं कि ये वाला जो है डिस्टेंस, दिस इज द मैक्सिमम एलोंगेशन फ्रॉम द प्रीवियस इक्विलिब्रियम पोजीशन। समझ गए?